ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए गणितीय मॉडल सूत्र के सहारे कोरोना की रफ्तार का सटीक पूर्वानुमान करने वाले आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल के साथ आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी की विशेष बातचीत। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप बहुत ज्यादा रहा, लेकिन अब धीरे धीरे हाल के 1 हफ्ते 10 दिनों में लगातार नए संक्रमित मामलों में कमी आ रही है। क्या इसका अर्थ ये लगाया जाए कि ये लहर खत्म हो रही है या कम हो रही है? प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल, जिस तरीके से मामले कम हो रहे हैं, एक सामान्य आदमी क्या समझे कि क्या पीक खत्म हो चुका है और दूसरी लहर जो है वो खत्म हो चुकी है? ये लहर समाप्त तो नहीं कह सकते अभी हुई है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि ये जितनी ऊंचाई पे थी पहले, अब उससे नीचे आ रही है और काफी तेजी से नीचे आ रही है। अगर आप पिछले कुछ दिनों का आंकड़ा देखें तो संख्या में तेजी से गिरावट है और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अभी जब लहर अपनी उच्चतम स्तर पे थी तो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से डगमगा गई थी और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको कि हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल पा रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। अगर आप ध्यान दें तो अभी पिछले कुछ दिनों में इस तरह की समस्याएं कम हो गई हैं और उसका कारण यही है कि संख्या कम होती जा रही है और हमारे मॉडल के द्वारा भी दिख रहा है और जिस प्रकार से रुख है उससे भी लग रहा है कि अगले 1 हफ्ते 10 दिन में संख्या में और भी काफी कमी आएगी, जिससे कि सब लोगों को राहत मिलेगी। प्रोफेसर साहब, लगभग 20 दिन पहले हमने आपसे जब बात की थी तो आपके इस गणितीय मॉडल सूत्र के सहारे से हमने जानने की कोशिश की थी कि पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का पीक किस समय होगा, और लगभग उसी से मिलते जुलते आंकड़े इस वक्त सामने आ रहे हैं। देश भर में कम हो रहे हैं आंकड़े और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर काफी कम हुए। तो क्या लॉकडाउन का इसमें असर माना जाए या स्वाभाविक तौर पर इसमें कमी आ रही है? दोनों बातें सत्य है इसमें। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा था ये कोरोना का प्रकोप अप्रैल के महीने में, तो यदि लॉकडाउन नहीं लगाते, मैंने अपने मॉडल के द्वारा एक सिमुलेशन करके देखा है, तो पीक पे ये करीब 70,000 केसेस रोज आ रहे होते। पीक जो है वो आती लगभग उसी समय, उसके 4-5 दिन बाद, लेकिन बहुत अधिक अंतर नहीं पड़ता समय में। लेकिन जो रोज के नए केसेस आ रहे हैं उसमें लगभग दुगने होते हैं। अभी जो है पीक आई 27-28 अप्रैल के करीब 35,000 के आसपास केस में थे। तो ये लॉकडाउन की वजह से दिख रहा है हमारे मॉडल में कि लॉकडाउन लगा था उत्तर प्रदेश में 22-23 अप्रैल या उसके आसपास कभी, तो उसके कुछ समय बाद से इसका इफेक्ट आया और ये संख्या आगे नहीं बढ़ पाई। इसका श्रेय लॉकडाउन को जरूर दिया जा सकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 35,000 जब केस आ रहे थे रोज, तभी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था काफी मुश्किल में आ गई थी, हर जगह क्राइसिस हो गई थी। यदि उसके दुगने केसेस होते तो हम लोग शायद कहीं ज्यादा बुरी स्थिति थे। देश भर में जो आपने पीक का आकलन किया था, लगभग उसी के आसपास मामले घटने शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ राज्यों में स्थितियां बदल रही हैं। खासतौर पर दक्षिण के राज्यों में देखें हम, पंजाब, छत्तीसगढ़ और दक्षिण के राज्यों को लेकर के आपका सूत्र मॉडल क्या कहता है? हमने सबकी एनालिसिस करी है और जैसे आपने बताया सही है कि कुछ राज्य अभी भी चिंताजनक हैं। पंजाब में एक जो अच्छी चीज दिख रही है कि अब वो नीचे आना शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ भी अब नीचे आना शुरू हो गया है, तो और बड़ा स्पष्ट दिख रहा है दोनों के केस में। तो शायद हम मान सकते हैं कि ये दोनों राज्य जो हैं अब अपने उच्चतम स्तर से नीचे हैं, तो अब वहां पे स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ेगी नहीं। सबसे जो एक चिंताजनक राज्य इस समय है वो है तमिलनाडु। वहाँ संख्या अभी भी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी लॉकडाउन वहाँ पे लगा है तो उसका असर आना चाहिए कि जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं पीक, वो शायद वहां तक न पहुंचे और पहले ही कम हो जाए वहां संख्या। लेकिन एक चिंताजनक स्थिति तो वहां पे बनी हुई है। केरल में भी चिंताजनक स्थिति थी, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में वहां पे दिख रहा है कि वो अपने उच्चतम स्तर को पहुंच के अब धीरे धीरे नीचे आना शुरू कर दिया है। और जो दक्षिण के राज्य में कर्नाटक तो बहुत स्पष्ट रूप से अब दिख रहा है कि उन्होंने नंबर वहां पे कम होने प्रारंभ हो गए हैं। वहां भी लॉकडाउन लगा है कि एनालिसिस भी हमने करी नहीं है, कुछ दिनों में करेंगे कि उसका कितना प्रभाव पड़ा इस चीज को नीचे लाने।
अन्य 2 राज्य हैं दक्षिण के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, वहाँ दोनों जगह ही दिख रहा है कि वो अपनी आंध्र प्रदेश में अभी थोड़ी चिंताजनक स्थिति है, तेलंगाना में नंबर कम हो रहे हैं। प्रोफेसर साहब, राष्ट्रीय स्तर पर आपका मॉडल क्या कहता है? पूरे हमने देखा कि देश भर के ओवरऑल आंकड़े देखें तो वो कम होने शुरू हो गए, लेकिन क्या ऐसे भी राज्य हैं जिनको सावधान रहने की जरूरत है, जहां अभी भी मामले बढ़ेंगे? खासतौर पर बंगाल के बारे में आपने कुछ नहीं अभी तक बताया, क्योंकि पंचायत चुनाव जैसे उत्तर प्रदेश में एक वाहक बने थे कोरोना को फैलाने का, वैसे ही आम चुनाव जहां विधानसभा चुनाव हुए तो उसके बाद भी मामले बहुत तेजी से बढ़े। जी हाँ, पश्चिम बंगाल एक चिंताजनक है स्थिति वहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु में। ये 3 बड़े राज्य जो हैं जहाँ मैं कहूँगा कि स्थिति जो है अभी। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनमें पीक कब तक आने की आशंका है? जो हमारा मॉडल कह रहा है तमिलनाडु के लिए, उसके अनुसार पीक इस महीने के अंत में किसी समय आने की संभावना है। ये जरूर है कि लॉकडाउन की वजह से शायद थोड़ा पहले आ जाए पीक, ये अभी देखना होगा, भविष्य बताएगा हमें। आंध्र प्रदेश में पीक हमारा अंदाज है कि बस आने ही वाली है, जबकि पश्चिम बंगाल में अभी हमारा मॉडल पीक से पकड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि वहां पे मई के शुरू में इसको हम कहते हैं कि फेज चेंज हुआ है, कि इसमें जो गतिविधियां थी, वहां के पैरामीटर्स जो हमारे मॉडल के थे उनकी वैल्यू बदल रही है। तो जब तक वो बदल के नई वैल्यू पे स्टेबल नहीं होगी तब तक हम पीक से प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अभी कुछ दिनों तक हमें इंतजार करना होगा पश्चिम बंगाल के लिए वास्तविक स्थिति वहां पे क्या हो सकती है। प्रोफेसर साहब, एक चीज और है कि आपने अपने मॉडल के जरिए जहां एक और देश भर के बारे में आकलन दिया, राज्यों के बारे में आकलन दिया, अब आप उसको एक नए स्तर पर लेकर के गए हैं और आपने अपने शहरों के बारे में भी आकलन देने शुरू किए हैं। सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय है कि लोग अपने अपने शहर के बारे में, क्या कोरोना की पीक होंगे, क्या समय पर आएगा, उसका उच्चतम स्तर होगा, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। थोड़ा सा इसे बताइए कि ये किस तरीके से संभव हो पा रहा है और अभी तक किन जगहों पर इसको आप देख सकते हैं? ये हम लेते हैं covid19india.org वेबसाइट है, वहाँ पे रोज वो लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का डेटा अपलोड करते हैं। बहुत ही अच्छे प्रकार से वो लोग मेंटेन करते हैं। डेटा कलेक्शन भी भारत सरकार से, प्रदेश सरकारों से जो डेटा आता है उसको देख के अपलोड करते हैं। तो उनका जो डेटा हर एक डिस्ट्रिक्ट का है, वो भारत के करीब 750 में से 650 के आसपास डिस्ट्रिक्ट का डेटा उनके पास है। तो उसको लेके हम चल रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि जितने 650 डिस्ट्रिक्ट का डेटा है वो सब हम अपनी वेबसाइट पे डाल दें और उसका सिमुलेशन करके। तो शुरू में हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट किए थे कुछ राज्यों के, फिर ये जब तय किया कि सब करेंगे तो फिर हम राज्य के हिसाब से चल रहे हैं। अभी कर्नाटक के सारे डिस्ट्रिक्ट का हमने डाल दिया है, उत्तर प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, उनका फाइनल एनालिसिस चल रही है। तो शायद आज रात नहीं तो कल हम लोग उत्तर प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। उसके बाद तमिलनाडु के हमारा प्लान है डिस्ट्रिक्ट डालने का, और ऐसे करते करते अगले हफ्ते 10 दिन में हमारा प्रयास रहेगा कि ये सारे डिस्ट्रिक्ट सारे राज्यों के वेबसाइट पे आ जाए। और अब तक इनकी सटीकता कैसी रही है? ये तो व्यूअर्स ही और आप लोग ही बताएंगे। अधिकतर डिस्ट्रिक्ट में जो दिख रहा है जी, कि जो हमारा प्रेडिक्शन है वो काफी हद तक सही है। कुछ डिस्ट्रिक्ट जरूर ऐसे हैं जहाँ पे हम ठीक से नहीं पकड़ पा रहे कि जिस दिशा में जा रहा है वो हमारे मॉडल उसको ठीक से नहीं पकड़ पा रहा है। जैसे अब मैंने बताया कि मॉडल में एक ये थोड़ी इसको कह सकते हैं कमी है कि जब स्थिति जमीन स्तर पे बदलने लगती है अचानक से, तो मॉडल कंफ्यूज थोड़ा हो जाता है कि भाई आगे कैसे होगा ये पता नहीं, कुछ दिन तक इंतजार करना पड़ता है। फिर जब स्थिति थोड़ी स्टेबल होती है तब फिर उसको पकड़ के आगे बढ़ाता है। लेकिन पीक कब आएगा ये आप जरूर जान सकते हैं उससे। पीक आएगा कब तक वो अंदाज लग सकता है, हाँ ये तो थोड़ा अंदाज लग सकता है। आपने आकाशवाणी समाचार के साथ विस्तार से इस पर बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गणितीय मॉडल सूत्र के सहारे कोरोना की रफ्तार का सटीक पूर्वानुमान करने वाले IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल के साथ आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।